नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका के एक ऐसे पिलर की जो हर राज्य में न्याय की सबसे ऊंची अदालत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट्स की। आखिर ये अदालतें काम कैसे करती हैं और हमारे लोकतंत्र में इनका रोल क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि जब किसी स्टेट लेवल पर न्याय की बात होती है तो सबसे बड़ी सबसे ऊंची अदालत कौन सी होती है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है हाई कोर्ट। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। देखिए, हाई कोर्ट कोई मामूली इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी पावर्स, इसका रोल, सब कुछ हमारे संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। ये सच में हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक स्तंभ है जो पूरे सिस्टम को एक तरह से स्थिरता देता है। ठीक है, तो आप जरा इसकी नींव को खोद कर देखते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन हाई कोर्ट्स का संवैधानिक बेसिस क्या है। ये मतलब इनको पावर कहां से मिलती है और इनका जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक फैला है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर किसी भी राज्य का पूरा जुडिशियल सिस्टम टिका होता है। तो अगर आप संविधान को देखेंगे तो उसका पार्ट 6 और आर्टिकल्स 214 से 231 ये हाई कोर्ट्स की नींव रखते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। साल था 1956 और हुआ 7वां संशोधन। इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को एक खास पावर दी। पावर यह थी कि वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। ये एक बड़ा कदम था। तो सवाल यह है कि ये कॉमन हाई कोर्ट वाला सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट को ले लीजिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के मामले भी यही देखता है। या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट को देखिए, जो एक साथ 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे जुडिशियल रिसोर्सेज का कितना स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब तक हमने इंस्टीट्यूशन की बात की। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इसे चलाते हैं, यानी जजेस। ये लोग होते कौन हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और आखिर वो क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो किसी को हाई कोर्ट का जज बनाती हैं? तो देखिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिस्टम है जिसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम 1993 और 1998 के मशहूर सेकंड और थर्ड जजेस केस के बाद पूरी तरह से स्थापित हुआ। इसमें होता यह है कि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका खुद ही जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का फैसला करती है। इस कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। तो फिर जज बनने के लिए चाहिए क्या? आर्टिकल 217 बताता है, पहली शर्त भारत का नागरिक होना जरूरी है और इसके साथ साथ 2 में से एक और शर्त पूरी करनी होती है। या तो आपने भारत में 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो या फिर आपने किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। एक और बात, यहां कोई मिनिमम एज नहीं बताई गई है। अच्छा, यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट में एक बहुत ही मजेदार फर्क है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट चाहें तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को भी जज बना सकते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, भले ही वो कभी जज या वकील ना रहा हो। लेकिन हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। अब बात करते हैं उस ढाल की, उस शील्ड की जो हमारी जुडिशरी की आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है। जजों का कार्यकाल कितना होता है? क्या उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, वो बिना किसी बाहरी दबाव के काम कैसे कर पाते हैं? चलिए जानते हैं। बहुत सीधा सा फैक्ट है, हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से अलग है क्योंकि उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। तो किसी जज का कार्यकाल खत्म कैसे होता है? इसके मोटे तौर पर 4 तरीके हैं। पहला, जब वो 62 साल की उम्र पूरी कर लें। दूसरा, वो खुद प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंप दें। तीसरा, उन्हें संसद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा हटा दिया जाए। और चौथा तरीका है जब उनका प्रमोशन हो जाए, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएं या फिर उनका ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में हो जाए। किसी जज को हटाना, जिसे हम आम भाषा में महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है। इसकी शुरुआत पार्लियामेंट में एक मोशन से होती है, फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनती है जो जांच करती है, और आखिर में दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब एक बहुत बड़े बहुमत से, उस मोशन का पास होना जरूरी है।
ये इतना मुश्किल इसीलिए बनाया गया है ताकि जजों को कोई राजनीतिक दबाव में हटा ना सके और वो आज़ादी से काम करें। और अब एक ऐसा फैक्ट जो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया नहीं गया है। ये दिखाता है कि जजों को अपने कार्यकाल की कितनी मजबूत सिक्योरिटी मिली हुई है ताकि वो बिना किसी डर के निडर होकर फैसले सुना सकें। तो जुडिशरी की इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए संविधान में कई और भी सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि जजों की सैलरी राज्य की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है, जिस पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकती। उनके काम करने के तरीके पर संसद में बहस नहीं हो सकती सिवाय इम्पीचमेंट के, और रिटायर होने के बाद वो उसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सब इंतजाम इसलिए है ताकि वो बिना किसी डर या लालच के पूरी ईमानदारी से फैसले दे सके। अच्छा, अब तक हमने ढाल की बात की। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की तलवार की, यानी उसकी पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन की। आखिर इंसाफ करने और कानून की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं? ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब रिट जारी करने की पावर की बात आती है तो हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होता है। कैसे? देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी दूसरे लीगल राइट के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो दायरा किसका बड़ा हुआ? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की शक्तियां कई तरह की हैं। कुछ केस वो सीधे सुन सकते हैं, जिसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनते हैं। अपने नीचे की सभी अदालतों पर मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़कर उनका सुपरविजन रहता है। उनके दिए गए फैसले आगे के लिए एक तरह से कानून बन जाते हैं। और शायद सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट की वो ताकत है जिससे वो सरकार के बनाए किसी भी कानून या उसके किसी भी काम की जांच कर सकती है, ये देखने के लिए कि क्या वो संविधान के हिसाब से सही है। और अगर कोर्ट को लगता है कि वो कानून या काम संविधान के खिलाफ है तो वो उसे रद्द कर सकती है। ये सरकार की पावर पर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर भारतीय लोकतंत्र के बड़े फ्रेमवर्क में हम हाईकोर्ट के रोल को कैसे देख सकते हैं? अगर एक लाइन में कहें तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है, उसका रक्षक है, वही कानून का आखिरी रखवाला है। ये पक्का करता है कि सरकार, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और देश में कानून का राज बना रहे। सच में ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत और ज़रूरी पिलर है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हाई कोर्ट के पास इतनी सारी पावर्स हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो ये कैसे सुनिश्चित करता है कि इंसाफ सिर्फ किताबों और कानूनों में ना रह जाए, बल्कि देश के हर आम नागरिक तक पहुंचे, उसे सुलभ हो? शायद यही सवाल हाई कोर्ट की सबसे बड़ी और असली परीक्षा है।